हे एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ सबकी जो फेवरेट है लिस्टेड कंपनी, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ ऑफ कोर्स कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास शेयर होल्डर्स का पैसा है, नॉर्मल पब्लिक का, जनरल पब्लिक का इतना पैसा होता है, तो उनको कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं ताकि डिस्क्लोजर अच्छे से बना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी, चीटिंग, फ्रॉड ना हो पाए। तो ये जो टैक्समैन से मैंने डाउनलोड किया है, इसमें इतने अच्छे तरीके से सारे एक जगह पे डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं जो तुम लोग अगर फ्यूचर में भी कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो तुम लोगों को एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। एप्लीकेबल लॉ एंड ट्रिगरिंग प्रोविज़न, मतलब कौन सा प्रोविज़न लगेगा एक्ट का, प्रोविज़न की डिटेल, स्टैट्यूटरी टाइमलाइन की टाइमलाइन क्या है उस कंप्लायंस को करने की, ड्यू डेट, कब तक वो हो जाना चाहिए, कौन सा फॉर्म फिल होगा, एंड हमें वो फॉर्म फिल करना किसके लिए, अथॉरिटी कौन है जिसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में ही लिस्टेड कंपनी के ऊपर इतना सारा है। उसके बाद तुम लोगों को पता है LODR भी बहुत सारे कंप्लायंसेस देता है स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी को। तो कंपनीज एक्ट में देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 10A क्या होता है। वो डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन डेट। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आपकी और लिस्टेड कंपनी की तरह ही अगर आपने उसको, या फिर पब्लिक कंपनी की तरह ही उसको आपने इनकॉर्पोरेट किया है या वो लिस्टेड कंपनी बन गई। एक्चुअली ये तो हर कंपनी के लिए होता ही होता है। विद इन 180 डेज़ कंपनी आपकी बन गई है तो आपको ये बताना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को इन फॉर्म INC 20A विद इन 180 डेज़, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। आपको ये बताना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, हाँ हमारी कंपनी को बने हुए 6 महीने हो गए हैं और हमने अपना बिजनेस कमेंस कर लिया है विद इन 6 मंथ्स। डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये हर कंपनी के लिए रहता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 89 क्लॉज 6 बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। तो इसका इंटीमेशन जाएगा रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन कि अगर किसी भी शेयर में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो आपको विद इन 30 डेज़ ऑफ रिसीट ऑफ सच डिक्लेरेशन, कोई भी शेयर होल्डर बता रहा है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इसमें, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को विद इन 30 डेज़ उस डिक्लेरेशन के बता देना है इन द फॉर्म MGT 6। ये सारे फॉर्म्स जो हैं MCA की साइट पे अवेलेबल हैं, अपने आप से देख सकते हो आप। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, बेसिकली ये सब डिक्लेरेशन है कि ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हमें पता चल गई है, तो हम रजिस्ट्रार को इंटीमेट करते जाते हैं टू ऑफ कोर्स मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कीप अप विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये इवेंट बेस्ड है, एज एंड व्हेन वो इवेंट होगा हम विद इन 30 डेज़ बता देंगे रजिस्ट्रार को। अब सेक्शन 90 क्लॉज 4 इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। तो इसका फॉर्म है बेन 2, ये भी ROC को जाएगा। अगर हमें डिक्लेरेशन रिसीव होता है अंडर सेक्शन 90 तो वही विद इन 30 डेज़ में बता दिया जाएगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन होना है उसमें तो। नेक्स्ट रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। इसमें क्या करना होता है, ROC को हमें बताना होता है इन फॉर्म DIR 3 KYC। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 सितंबर। ये जो डेट है, ये देखो, ये ली 30 सितंबर की डेट है। हमें हर साल एवरी ईयर वी हैव टू डू KYC ऑफ योर डायरेक्टर। आपकी कंपनी में जो जो डायरेक्टर्स हैं उनका KYC हमें हर साल इस डेडलाइन से पहले करना होता है। इसका ये मतलब है कि KYC में क्या होता है, बेसिकली ये सब चीज़ें वेरीफाई और चेक होती हैं कि डायरेक्टर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, पैन, आधार, इसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। कोई चेंज आया तो हम वो सब अपडेट कर देते हैं और ये हर साल किया जाता है ताकि हमें डायरेक्टर्स का प्रॉपर एंड अपडेटेड रिकॉर्ड हमारे पास रहे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास रहे, क्योंकि डायरेक्टर्स ही कंपनी को चलाते हैं तो हमें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, या फिर हम पकड़ सकते हैं डायरेक्टर को बहुत इजीली कि उसका ये अपडेटेड वो है एड्रेस, या उसका ये फ़ोन नंबर है, ईमेल और SMS को OTP से ऑथेंटिकेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 139 क्या है वो, इंटीमेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर।
तो इसका फॉर्म होता है ADT1। जब भी कोई कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करती है बोर्ड रेजोल्यूशन में फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेता है शेयर होल्डर से, और उसी को बता दिया जाता है इन फॉर्म ADT1 कि हमने भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। अपॉइंट होते ही 15 दिन के अंदर नोटिफाई करना होता है, सारे अटैचमेंट्स फॉर्म ADT1 में लगा दिए जाएंगे। ये भी हर कंपनी को रहता ही रहता है। लिस्टेड कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंसेस हैं, तो अभी और देखते हैं क्या क्या है। और उसके बाद सेक्शन 139 क्लॉज 6, नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मतलब ऑफ कोर्स आपकी कंपनी अभी नई बनी है, अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो आपको अपनी इनकॉर्पोरेशन से विद इन 30 डेज़, एक तो आपको बोर्ड मीटिंग करनी होती है ना विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी में आपको विद इन 30 डेज स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको भी अपॉइंट करना होता है, और वही ADT1 में ROC को बताना है। और बाकी जब जब हर साल होता होगा आपको ADT1 में ROC को बताते जाना है। नेक्स्ट है सेक्शन 140। इसमें क्या होता है, इंटीमेशन रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर आपका चाह रहा है इधर मतलब रेजिग्नेशन दे रहा है अपने आप से, या कैजुअल वैकेंसी है, जो भी रीजंस हैं, वो होने के रेजिग्नेशन होने के 30 डेज़ के अंदर आपको ROC को वो चीज़ बता देनी है। फॉर्म का क्या नंबर है, ADT3। तो आपको ये सब पता होना चाहिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी। जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, आपको फॉर्म भी पता होना चाहिए ना कि विद इन 30 डेज ROC को हमें बहुत कुछ बताना होता है, इंटीमेट करना होता है, ताकि ROC के वो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री है उसमें वो सारी डिटेल्स अपडेटेड रहें, कंपनी की सारी डिटेल्स रहें ROC के पास। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया है या गया है, अपॉइंट हुआ है, रिज़ाइन हुआ है, वो सब ROC को बताना होता है हमें। नेक्स्ट एक्सक्यूज़ मी, नेक्स्ट है सेक्शन 117। तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 117 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स विद इन 30 डेज़। आपने कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है शेयर होल्डर्स का, स्पेशल रेजोल्यूशन, MGT 14 में आपको वो फाइल करना है और ROC को बताना है। रेजोल्यूशन पास करने के विद इन 30 डेज़ आपको, ये तो पता ही है, रट गया होगा अब तो कर करके, विद इन 30 डेज़ आपको बताना होता है। नेक्स्ट सेक्शन 179 अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल्स एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। ये सब आपने जो अपने अडॉप्ट करी है इन योर बोर्ड मीटिंग, आपने जब बोर्ड मीटिंग में इसको अडॉप्ट किया है उसके ही उस बोर्ड मीटिंग के विद इन 30 डेज़ आपको MGT 14 में फाइल करना है कि हाँ बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमने अडॉप्ट कर लिया है, ROC को बता दो। इससे ROC को पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल्स भी बन गए हैं और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। ठीक है। और सेक्शन 12 क्या है, इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का हर समय अपडेटेड रहना चाहिए वेबसाइट पे और MCA के मास्टर डेटा पे भी। तो अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज है तो मतलब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का भी जो ऑब्जेक्ट लोकेशन क्लॉज है वो भी चेंज होगा। तो विद इन 30 डेज़ आपका जैसे ही चेंज हुआ है, अब वो आपका कैसा भी चेंज है, लाइक विद इन द स्टेट है, विद इन द सिटी है, जो भी है, इंटर स्टेट है, अकॉर्डिंगली वो सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जैसे ही वो चेंज हो जाता है आपका, उसके विद इन 30 डेज़ आपको INC 22 फाइल करना है और ROC को बता देना है कि अब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस वो नहीं है, इट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम X to Y। और एक चीज़ और होती है INC 22 में, ये V3 पोर्टल जो नया आया है उसमें हमें INC 22 फाइल करना होता है। तो अब इसमें इतना ये लोग अटैचमेंट्स में क्या मांगते हैं कि NOC होनी चाहिए आपका जो न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस है वो, साथ में ही आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी बाहर से बिल्डिंग की फ़ोटो चाहिए होती है और अंदर से इंटीरियर ऑफ द ऑफिस जिसमें आपका पूरा ऑफिस का नाम लिखा होना चाहिए उसकी भी फ़ोटो होनी चाहिए और आपका जो एक डायरेक्टर है उसको भी सेल्फी उस फोटो में होना चाहिए। तो ये एक नया रिक्वायरमेंट है जो मुझे लगा अटैचमेंट में रहता है INC 22 क्योंकि मैंने फाइल किया है कई बार। ओके, नेक्स्ट रूल 9A। इसमें क्या होता है, ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये तो हाफ ईयरली बेसिस पे लिस्टेड कंपनी है तो उसको हाफ ईयरली बेसिस पे अपना शेयर कैपिटल को रिकन्साइल करते रहना, बिकॉज लिस्टेड कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इसके सिक्योरिटीज़ में, तो शेयर कैपिटल में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते होंगे, उनको हाफ ईयरली बेसिस पे रिकन्साइल करते रहो। और हाफ ईयर ख़त्म होने के 60 डेज़ में आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है इन फॉर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS 6। नो एक्चुअली दैट इज़ आई थिंक PAS 3। ये PAS 6 में आपको ROC को नोटिफाई करना है कि भाई हमने रिकन्साइल कर लिया है अपना
शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट, ऑर्डर डेटेड 22 जनवरी 2019 अंडर सेक्शन 405, ये MSME के लिए होता है। आप अगर MSME से डील करें, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल, ये सारी जो एंटरप्राइजेज होती हैं, तो विद इन 1 मंथ ऑफ कंक्लूजन ऑफ हाफ ईयर आपको एक रिटर्न फाइल करना होता है कि कोई आपके क्या आपने कोई भी ऐसे ड्यूज़ हैं जो MSME को नहीं दिए हैं, जो आप उनसे डील कर रहे हैं, कोई पेमेंट्स है जो पेंडिंग है, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो MSME 1 ये जो फॉर्म है आपको ROC को इसमें बता देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रूल 5 ऑफ IEPF रूल जो है इसको देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड एंड अनपेड अमाउंट्स, इसमें क्या करना होता है, विद इन 60 डेज ऑफ होल्डिंग योर AGM, आपकी AGM हो गई है, लेट्स से 30 सितंबर को आपकी AGM हुई है, 30 सितंबर AGM हो गई है, उसके 60 डेज़ के अंदर आपको IEPF 2 फॉर्म फाइल करना है और ये इस अथॉरिटी को आपको बताना है कि कितनी, आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी है, उसमें ये लिखा होगा कि कितने अनक्लेम्ड और अनपेड अमाउंट्स अभी हैं हमारे पास, ये जो IEPF अकाउंट रहता है उसका। नेक्स्ट, रूल 16 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये तो आपको बताइए ये एक ईयरली कंप्लाइंस है, हर कंपनी को करना होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब अगर आपने कहीं से भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, पब्लिक से किए हैं या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए, कोई भी टाइप के आपने डिपॉजिट लिए हैं इंडिविजुअल से, रिलेटेड पार्टी से, कोई भी, आपको हर हाफ ईयर में, नहीं सॉरी नॉट हाफ ईयर, एवरी ईयर आपको 30 जून से पहले DPT 3 फॉर्म फाइल करना है। ROC को बताना है कि हाँ हमने इस साल में इतने सारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए, हमने इतने वापस किए, इतने नहीं वापस किए, जो भी है। तो ये होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। अब नेक्स्ट है सेक्शन 137 इसमें क्या होता है, फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स विद इन 30 डेज़ ऑफ AGM। आपकी AGM हो गई है, आपके अकाउंट्स अडॉप्ट हो गए हैं, अप्रूव हो गया है AGM में, तो आपको AOC 4 XBRL फॉर्म में, XBRL फॉर्म में फ़ाइल करना होता है, जो क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज़ को एक यूनिफाइड फॉर्मेट दिया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने बैलेंस शीट PL ये सब फाइल करिए, उसको बोलते हैं AOC 4 जो एनुअल रिटर्न है ऑफ अकाउंट्स, और वो XBRL फॉर्म में रहेगा। ROC को आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होता है विद इन 30 डेज़ ऑफ AGM 30 सितंबर को हुई, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर से पहले आपको ये फाइल करना है। अब जो बाकी की कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, उनको नॉर्मल AOC 4 आप MCA के साइट से डाउनलोड कर सकते हो, नॉर्मल AOC 4 फाइल करना होता है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है ना, तो वो छोटा मोटा उनके पास अमाउंट्स होती होंगी कंपेयर टू लिस्टेड कंपनी के पास तो बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दे दिया गया है। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 92 में क्या है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। इसमें होता क्या है, विद इन 60 डेज़ आपको ई फॉर्म एक MGT 7 होता है, वो आपको ROC को फाइल करना होता है विद इन 60 डेज़ ऑफ AGM। तो AGM जो ख़त्म हुई है उसके 30 डेज़ में पहले आपको AOC 4 देना होता है, और उसके ही 60 डेज़ में आपको ये वाला फॉर्म देना होता है। 30 डेज़ में AOC 4, 60 डेज़ में MGT 7, ये आपको फ़ाइल करना होता है। आपको बताना होता है MGT 7 में कि क्या क्या हमारा मतलब रिटर्न रहा है पूरा, मतलब क्या क्या रहा है, बहुत सारी जो डिटेल्स है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो MGT 7 जो है एक बड़ी कंपनी का डिकोड किया है पूरा, वो देख सकते हो तुम लोग। तो ये करना होता है, और जो स्मॉल कंपनी OPC होता है उनका फॉर्म होता है MGT 7A। नेक्स्ट है सेक्शन 184 इंटरेस्ट डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर को जब भी इंटरेस्ट हो जाता है कंपनी में, या 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसकी हो गई है कंपनी में, तो उसको जब जब वो इंटरेस्ट हुआ है, वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन डिस्क्लोजर, आपको वो डिस्क्लोज करना है, एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर में तो करना ही करना है। फॉर्म का नाम है MBP 1। तो MBP 1 साल में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, उसमें तो आपको MBP 1 में बताना ही है कि मैं ये डायरेक्टर हूँ, ये मेरी शेयर होल्डिंग है, ये मेरा इंटरेस्ट है, कंपनी में 2% से ज़्यादा मैंने होल्ड किया है। और
ये मेरा इंटरेस्ट है। और अगर लेट्स से पहले मेरा 4% का इंटरेस्ट था, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर थी, उसके बाद अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ के 6%, मैंने 6% तक के वोट्स मतलब वो इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, तो अब मैं जैसे ही वो चेंज आएगा मेरी शेयर होल्डिंग में, मैं तुरंत जो है कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी को बता दूंगी कि ऐसा है कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब मैंने और शेयर्स खरीद लिए, तो MBP1 फिर से फाइल कर दीजिए, उसमें मेरा जो भी चेंज हुआ है, एज एंड व्हेन देयर इज अ चेंज टेकिंग प्लेस, तो मेरा जो भी चेंज हुआ है आप ROC को बता दीजिए। तो ये होता है MBP1। और सेक्शन 121 क्या होता है? रिपोर्ट ऑन AGM की पूरी एक रिपोर्ट रहती है। ये इसका फॉर्म है MGT 15, ROC को जाएगा विद इन 30 डेज ऑफ AGM। AOC 4 भी विद इन 30 डेज ऑफ AGM चाहता है, ROC को ये सब बताना पड़ता है, क्योंकि अगर आप AGM नहीं फाइल करते हो तो एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी हो जाओगे। और आई थिंक अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली कुछ पीरियड्स तक नहीं अपना अकाउंट्स और जनरल मीटिंग नहीं होल्ड कर रहे हो, तो आपका वैसे भी नेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। तो इट्स गुड आप ROC को टाइमली बताते रहो, वरना लेट फीस तो लगेगी ही फाइल करने की, और पेनल्टीज़ भी लगेंगी, फिर फालतू कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अरे भाई इतने सारे जो थे कंप्लायंसेस वो सारे कंपनीज एक्ट के थे। अब जो मेन बच्चे हैं वो हैं तुम्हारे सभी LODR रिक्वायरमेंट्स। तो कंपनीज एक्ट वाले तो हर कंपनी को लगते ही लगते हैं, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है डिपेंडिंग आप कितने छोटे कंपनी हो बड़े कंपनी हो। LODR जो है वो तो स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के ही लिए बना है, तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक है। इसको देखते हैं, रेगुलेशन, कंप्लायंस, टाइमलाइन, ड्यू डेट। तो आपको पता है LODR में कुछ कंप्लायंसेस एनुअल होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं, तो इसमें वही सब कुछ दिया है। इस टेबल के फॉर्म में याद करने में चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये वीडियो बार बार देख सकते हो, बहुत बढ़िया लगेगा, सब याद भी हो जाएगा और काम भी आएगा प्रैक्टिकली। सो रेगुलेशन 31, इसमें क्या रहता है? यू हैव टू डिस्क्लोज योर शेयर होल्डिंग पैटर्न। It is a quarterly compliance within 21st day of the end of quarter। हर क्वार्टर आपको ये चीज़ करते जानी है। आपके लिस्टेड कंपनी में क्या क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में अप्स डाउन्स चेंजेस हुए हैं सब बताओ। आपको ऑफकोर्स स्टॉक एक्सचेंज को ये सब इंटीमेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। ये भी आपको पता है, इट इज़ ऑल्सो अ क्वार्टरली रिपोर्ट सेम एज द अबव विद इन 21 डेज ऑफ द क्वार्टर एंड। कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने जो सेबी ने बताए हैं LODR में कि बोर्ड कॉम्पोजिशन सही रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, ऑडिट कमेटी रहनी है एंड ऑल दैट, तो वो सब आपका सही है ना, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में पूरा जाएगा। मैं आने वाली वीडियोस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी एक डिकोड करूँगी, एक लिस्टेड कंपनी की, हो सकता है टाटा की करूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट रेगुलेशन 33, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलॉन्ग विद लिमिटेड रिव्यू और रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये क्या है? ये भी एक क्वार्टरली आपको वो देना होता है। आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली आपको डिस्क्लोज करने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है? विद इन 45 डेज़ आपको बस टाइमलाइन याद रखनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न वाली 21 डेज़ के अंदर ऑफ द एंड ऑफ क्वार्टर, ये वाली 45 डेज़। क्योंकि यार फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो और वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसको टाइमलाइन भी थोड़ी ज़्यादा दी है कि चलो ठीक है क्वार्टर एंड हो गया, 45 डेज़ ले लो 45 डेज़, लेकिन फाइल कर देना क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन 13, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये तो तुम्हें पता ही है, ये भी क्वार्टरली रहता है विद इन 21 डेज़ ऑफ क्वार्टर। आपको बताना है कि कितने हमें शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट्स आई, हमने कितने रिड्रेस करी, कितनी बच गई हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पर रहेगा। उसके बाद रहता है रेगुलेशन 32, इसमें क्या? स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, और ये भी आपका 45 to 60 डेज़ में रहेगा। मतलब ये रहा आपका पुलिस की टाइमलाइन। नेक्स्ट देखते हैं हाफ ईयरली कंप्लायंस। तो ये सारे क्वार्टरली थे, अब हाफ ईयरली वाले देखते हैं, साल में 2 बार करने होंगे। मतलब एक है रेगुलेशन 29, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी। ये आपको हाफ ईयरली बेसिस पे करना है, एवरी 6 months विद इन 15 डेज़। आपको बताना है, क्या बताना है? You have to give a standalone and consolidated financial results. This entity shall also make disclosures. ठीक है, ये तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023 है। अब देखते हैं नेक्स्ट एनुअल कंप्लायंस, जो साल में एक बार करनी होगी। थैंक गॉड इतना ज़्यादा नहीं है। रेगुलेशन 24A, ये तो तुम्हें पता ही है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 60 डेज़ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड। ठीक है,
ड्यू डेट क्या रहती है 30th में। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, पहली बात तो 31 मार्च, तो उससे 60 डेज़ लगा लो, ये डेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ये तो PCS देता है, पता ही है, ओके। नेक्स्ट है रेगुलेशन 26, उसमें क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। आपको एफर्मेशंस देने होते हैं कि आपने, आपके बोर्ड ने और KMP ने कोड ऑफ कंडक्ट को अडहेयर किया है। विद इन एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको ये बोलना होता है कि आपने यू अफर्म दैट यू विल अबाइड बाय द और कंप्लाई द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ KMP एंड डायरेक्टर्स। रेगुलेशन 7 शेयर ट्रांसफर एजेंट, ऑफ कोर्स आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट साल में एक बार विद इन 30 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको लेना होता है आपको शेयर ट्रांसफर एजेंट से। वो उसमें ये सर्टिफाई करता है शेयर ट्रांसफर एजेंट कि सारे शेयर ट्रांसफ़र जो भी इस कंपनी में हुए एकदम बढ़िया हुए हैं, कोई गलत नहीं हुआ है उसमें से, सब सही रहा है, सर्टिफिकेट है वो। रेगुलेशन 14 में आ जाते हैं पेमेंट ऑफ लिस्टिंग फीस। अपने लिस्टिंग फीस एंड अदर चार्जेस स्टॉक एक्सचेंज को जो पे करने होता है आपने टाइमली पे किए हैं विद इन 1 मंथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड। आपको एवरी ईयर एंड ये सब करना है, ठीक है। रेगुलेशन 33, ओके, इसमें क्या है फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको डिस्क्लोज करने ही है विद इन क्या है टाइम लिमिट 60 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। ये तो आता ही है सबको। एनुअल रिपोर्ट रेगुलेशन 34 नॉट लेटर दैन द डे ऑफ डिस्पैच, डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच। आपने जब शेयर होल्डर्स को दिया, बेसिकली जब भी जैसे ही आप शेयर होल्डर्स को उनके AGM के लिए नोटिस भेजते हो उसमें आप एनुअल रिपोर्ट भी चिपका देते हो, तो तभी तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को भी चिपका दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। रेगुलेशन 40 ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, तो विद इन 30 डेज़ आपको ये वाली रेगुलेशन भी फॉलो करनी है। देन इनिशियल डिस्क्लोजर, ये तो SAST वाली रेगुलेशंस होती हैं, डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर, एनुअल डिस्क्लोजर, ये कुछ सर्कुलर्स हैं, इसको अभी के लिए छोड़ देती हूँ, ओके। ये वाला देख लो, सर्टिफिकेट फ्रॉम PCS। सर्टिफिकेट फ्रॉम PCS यही रहता है दैट ऑल सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस हैव बीन डन। देन सबमिशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स टू स्टॉक एक्सचेंज, ताकि स्टॉक एक्सचेंज को ये पता रहे कि आपने, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो, पब्लिक का पैसा आपके पास है, तो पब्लिक से आपने चीटिंग नहीं करी, आपने सही तरीके से वोटिंग करी है और उसके रिजल्ट भी एकदम सही, क्योंकि आप एक स्क्रूटनाइज़र भी अपॉइंट करते हो। विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है, ठीक है। इंटीमेशन है बेसिकली ये, ओके। इवेंट बेस्ड, आई होप ये लास्ट हो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा है, ओके। अभी 2 पेज और हैं। इवेंट बेस्ड, लेकिन ये पता है पूरा एक जगह पे तुम्हें सारा लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस मिल जाएंगे, फिर कोई भी लिस्टेड कंपनी उठा लो, अपने आप केस बना लो कि ओके ये लिस्टेड कंपनी, अगर तुम वहाँ पे CS हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, ठीक है। इवेंट बेस्ड मतलब कि जब वो इवेंट हुआ है तब मैं डिस्क्लोज़ कर दूँ स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। क्या है, अगर मैंने अपॉइंट किया शेयर ट्रांसफर एजेंट, विद इन 7 डेज़ बता दो। रेगुलेशन नंबर याद कर लो। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब लेना हो, ऑफ कोर्स बिफोर इशूइंग ही लेना होगा। और प्रायर इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, 2 वर्किंग डेज़ बिफोर। अगर तुम कोई भी ऐसी बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हो जहाँ पे यू आर गोइंग टू डिस्कस बायबैक, डिविडेंड, फंड रेजिंग, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, बोनस, ऐसे कोई भी डिस्कशंस करने हैं, तो ये इतने ज़्यादा खतरनाक डिस्कशन नहीं है, दे आर ओके, दे कैन स्टिल कॉज मार्केट अप एंड डाउन। तो आप एटलीस्ट उस बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बता दो कि हाँ ये हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको, अब ऐसी बोर्ड मीटिंग जिसमें आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हो, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को 5 दिन पहले बता दोगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड है, हो सकता है मार्केट में कुछ रिएक्शन हो, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 5 दिन पहले बताओगे कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं जिसमें हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड कुछ भी होगा। नेक्स्ट, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको स्टॉक एक्सचेंज को 11 वर्किंग डेज पहले बता देनी है कि हम एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं जिसमें हम सिक्योरिटीज़ के नेचर को ही ऑल्टर करने वाले हैं, या फिर हम जो डिबेंचर होल्डर्स को 6% अभी तक पे कर रहे थे इंटरेस्ट, अब हम उसको 3% पे करेंगे, तो इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो, सिक्योरिटीज़ से डील करने वाले कंपनी हो पब्लिक, तो सिक्योरिटीज़ के ही नेचर में अगर चेंज ला रहे हो तो भाई ख़तरनाक रिएक्शन होगा।
इसलिए एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। अभी बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट की तो मैंने बात ही नहीं करी, अभी तुम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को ये बता रहे हो कि तुम जो है ये बोर्ड मीटिंग करने वाले हो, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स। तो ये कुछ मटेरियल इवेंट्स होते हैं जो ऐसे इवेंट इन्फॉर्मेशन जिससे कोई बहुत ख़तरनाक मार्केट में रिएक्शन हो सकता है। तो तुम्हें अगर बोर्ड को ऐसी मटीरियलिटी पॉलिसी बोर्ड ने बनाई है, बनानी ही होती है, कंपलसरी है लिस्टेड कंपनीज़ को, तो आपको एज द बोर्ड में डीम फिट आप उसे डिस्क्लोज़ करिए, इंटीमेट कर दीजिए स्टॉक एक्सचेंज को कि ये जो इवेंट है या हमारा जो ऑडिटर है वो रिज़ाइन कर रहा है, एक मटीरियल न्यूज़ है, वो एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, तो उससे मार्केट में कुछ तो अप डाउन हो सकता है, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। नेक्स्ट ये भी वही है। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग। मतलब कि एक तो आपको क्वार्टरली तो डिस्क्लोज करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा अगर लेट से बीच में ही आप कोई सिक्योरिटीज़ अपनी लिस्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको एक दिन पहले ही उसके फिर से बताना पड़ेगा कि हाँ अब हम लिस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट पहले हमारा ये है पैटर्न शेयर होल्डिंग का। अब नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न इन केस ऑफ कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग विद इन 10 days ऑफ एनी चेंज। कैपिटल आपने रीस्ट्रक्चर करी है, मतलब हो सकता है आपने कुछ शेयर्स इशू किए हो, बायबैक किए हो, तो अगर आपका 2% से ज़्यादा चेंज हुआ है शेयर कैपिटल, कुछ आपने अगर शेयर कैपिटल अपनी एग्जॉस्ट कर दी है, मतलब एक्सटिंग्विश कर दी है या क्रिएट करी है, 2% से ज़्यादा चेंज है तो विद इन 10 days बता दो स्टॉक एक्सचेंज को। और कोई भी ड्राफ्ट अरेंजमेंट है, स्कीम है आपकी मर्जर अमालगमेशन वाली, टेक ओवर वाली, तो वो भी आपको करने से पहले एनओसी आपको लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का बिफोर फाइलिंग द स्कीम विद द एनसीएलटी। एनसीएलटी में डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, पहले स्टॉक एक्सचेंज से निपटो, ठीक है। नेक्स्ट लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स एंड इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, उसमें फॉर्जरी ना हो, इसलिए अगर इन केस कोई आया है आपके पास शेयर होल्डर बोल रहा है यार मेरा खो गया है शेयर होल्डर, मेरे को फिर से बना दो, तो पहले ही स्टॉक एक्सचेंज को बता दो कि भाई ये शेयर होल्डर है और इसका खो गया है शेयर सर्टिफिकेट। अब तो खैर डीमैट रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट वोटिंग रिजल्ट्स। जैसे ही आपकी एजीएम या ईजीएम जो भी है वो कंक्लूड हुई, विद इन 2 वर्किंग डेज उसके कंक्लूजन के आपको बताने ही है कि ये हमने ईजीएम होल्ड करी थी और इसका ये रिज़ल्ट आया है, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। नेक्स्ट चेंज इन नेम। अगर आपने कंपनी का नेम चेंज किया है, सो अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ टू बी एनेक्स्ड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस सीकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। क्योंकि हम नाम कंपनी का ऐसे ही नहीं चेंज कर सकते, राइट। कंपनी का नेम क्लॉज होता है मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम चेंज होगा मतलब हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के लिए हमें एजीएम या ईजीएम बुलानी पड़ेगी। तो वो जब जनरल मीटिंग बुलाओगे तो नोटिस दोगे उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चिपकाओगे। तो भाई उसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ तुम्हें क्या चिपकाना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ तुम्हें ये सर्टिफिकेट चिपकाना है। उसमें क्या लिखा होगा, इट शैल स्टेट दैट ऑल द कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू नेम चेंज हैज़ बीन कंप्लाइंट विद। क्योंकि मैंने जो भी पूरा प्रोसीजर बताया, नेम चेंज करना इतना आसान तो है नहीं, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं नाम बदलने से पहले। तो पहले तो तुम सारे नाम बदलने के कंप्लायंसेस कर लो, ठीक है। वो हो जाए तो विद इन, इसमें तो टाइम तो नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही नेम चेंज हो जाए सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट चिपका दो कि उसने बोल दिया है कि हाँ भाई सब कंप्लायंसेस एकदम ठीक है, नाम एकदम सही चेंज हुआ है, कोई चीटिंग नहीं हुई नाम चेंज करने में। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ और स्टॉक एक्सचेंज को बता दो बस। क्योंकि यार तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, तो पब्लिक का पैसा है तुम्हारे पास, तुम अपना नाम चेंज कर रहे हो तो पहले जाके उसी पब्लिक का जाके अप्रूवल लेके आओ पहले, ठीक है। और लिस्टेड कंपनीज़ की एक रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, और अगर तुम नाम चेंज कर रहे हो तो यार इट्स अ बिग डील, ठीक है। उसका अच्छे से नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है। और वैसे भी 1 साल तक तुम्हें उस नाम को ब्रैकेट्स में लगा के घूमना होता है, अपने कंपनी के लेटर हेड में पुराना नाम को तुम्हें 1 साल तक चिपकाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ फंक्शनल वेबसाइट, ऑफ कोर्स, ताकि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो कांटेक्ट कर सकें, आपकी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए तो मस्त
वेबसाइट पे देख लें, कोई भी डिस्क्लोजर है आपको सब कुछ वेबसाइट पे भी डालने होते हैं। ओके, कंप्लाइंसेस अंडर सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट। तो बस ऑलमोस्ट ख़त्म, हिम्मत रखो, बोर मत होना, बस हो गया, ऑलमोस्ट 1 मिनट का बचा है, ठीक है। अब ये क्या है, रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल ऑडिट। ऐसा ऑडिट जो होता है उसको विदिन 30 डेज फ्रॉम क्वार्टर आपको शेयर होल्डर उसको नोटिफाई करना है अपने स्टॉक एक्सचेंज को। देन प्रोसेसिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट, मतलब कि कोई अगर फिजिकल शेयर होल्डर है, फिजिकल सर्टिफिकेट लिए बैठा है आज के ज़माने में, तो अगर वो बोल रहा है यार इसको डीमैट में कर दीजिए प्लीज़, तो ऐसी अगर कोई प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट लेके आया तो उसको भी आपको विदिन 15 डेज एंड ऑफ क्वार्टर में आपको डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट है SAST रेगुलेशंस, जिन्हें मैं बोलती हूँ सॉरी थोड़ा गला ख़राब है, जिन्हें मैं प्यार से बोलती हूँ सस्ती रेगुलेशंस। सस्ती नहीं है लेकिन बहुत महंगी हैं ये रेगुलेशंस, बिकॉज इसमें आप बात कर रहे हैं सब्सटैंशियल टेक ओवर, मतलब बड़े बड़े टेक ओवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ SAST रेगुलेशंस का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी, बिकॉज इसमें करूँगी ना तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा और इसमें ज़्यादा जगह नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बेटर तरीके से एक टेबल मेंटेन्ड है, तो मैं उसको दिखाऊंगी। SAST को यहाँ पे मत पढ़ो, एक दूसरा वीडियो डालूंगी स्पेसिफिकली SAST के लिए, वो देख लेना। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या है, एवरी पर्सन हु हैज़ एक्टेड इन कंसर्ट, जिसने भी ट्रेड किया है इनसाइडर, अगर देखो इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड है, ऐसा नहीं है अलाउड नहीं है, तुम्हें अपना बस ट्रेडिंग प्लान डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू जो ट्रेड करी है 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस टाइमलाइन के अंदर डिस्क्लोज करना होता है। ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो चीटिंग से मत करो, बता के करो। ओह थैंक गॉड, दैट्स इट, सो दिस इज़ ओवर एंड आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा, बिकॉज़ ये वाले कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव मतलब थकाने वाले नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत कुछ इसमें रहता है। एक एक हम समझ लो एक एक कंप्लाइंस का एक एक वीडियो बनाया जा सकता है, इतना डिटेल में ये सब रहता है। लेकिन अगर एक जिस्ट चाहिए, एक समरी चाहिए, तो ये बहुत सही है ये वीडियो, इसे तुम लोग बार बार देख सकते हो, एग्ज़ाम से पहले देख सकते हो। CA CS CMA कोई कुछ भी कर रहे हो तुम लोग के लिए मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काम में आने वाला एक वीडियो है। और इवन अगर पढ़ाई ख़त्म हो गई है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत सही चीज़ है। और अगर इसमें कुछ अपडेट होगा या कोई चेंज होगा तो मैं दूसरे वीडियोस के थ्रू ज़रूर बता दूँगी। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुम्हें पता है लाइक सब्सक्राइब शेयर मार देना, बिकॉज इट्स अ बिग डील फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच, और तुम लोग को अगर कुछ फीडबैक देना हो तो बता देना मुझे कमेंट्स में। थैंक यू।